आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मी हिंदीतून बोललं चालेल ना? कारण की मी वाचू शकतो मराठी, आणि पण when it comes to theorizing, मराठी तो मैं अपने व्याख्यान की शुरुआत एक कैफी आजमी के शेर से करना चाहता हूं। कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले उस इनकलाब का जो आज तक अधूरा सा है। तो इस इनकलाब का जिम्मा कॉमरेड शरद पाटिल ने स्वीकार किया था, और इस इनकलाब को वास्तविकता में उतारने के लिए, उसको हकीकत बनाने के लिए उन्होंने जो दार्शनिक चिंतन प्रस्तुत किया और जो व्यवहार प्रस्तुत किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब हम क्रांति की और लोकतांत्रिक क्रांति की बात करते, जाति उन्मूलक लोकतांत्रिक क्रांति की बात करते हैं, तो जब हम मार्क्सवाद में क्रांति के दो स्टेजेस माने जाते हैं, दो चरण हैं, डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन और समाजवादी क्रांति। तो समाजवादी क्रांति का प्रारंभिक चरण ये डेमोक्रेटिक बुर्जुआ रेवोल्यूशन, जनवादी क्रांति है, और उसके बाद फिर समाजवादी क्रांति होती है। तो कॉमरेड शरद पाटिल ने जाति, वर्ग और स्त्री दास्य के इस जनवादी क्रांति को संपन्न करने के लिए जिन वैचारिक और सिद्धांतिक औजारों की जरूरत थी उसको गढ़ने का काम किया, और इस दिशा में उन्होंने जो पारंपरिक ऐतिहासिक मार्क्स का जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है उसमें परिवर्तन किया, उसमें संशोधन किया, क्योंकि पारंपरिक मार्क्सवाद वो वर्गीय एक प्रवाही ऐतिहासिक भौतिकवाद है। उसके अनुसार वर्ग ही एकमात्र शोषण और शासन की संस्था है, और वर्ग के अतिरिक्त जितनी वर्गेतर संस्थाएं हैं वो केवल अधिरचना का हिस्सा है, सुपर स्ट्रक्चर है। तो इस पारंपरिक ऐतिहासिक भौतिकवाद की आलोचना प्रस्तुत करते हुए कॉमरेड शरद पाटिल ने बहुप्रवाही ऐतिहासिक भौतिकवाद की संकल्पना प्रस्तुत की, और इस बहुप्रवाही ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा में यह बात निहित है कि वर्ग के अतिरिक्त वर्ण, जाति, एथनिसिटी, रेस, ये सभी तथाकथित वर्गेतर संस्थाएं शोषण और शासन का माध्यम हो सकती है। तो जब मार्क्स ने भारत के संबंध में चिंतन प्रस्तुत किया तो उसको वह एशियाई उत्पादन पद्धति बोलते हैं, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन उसको बोलते हैं। और यह एशियाई उत्पादन पद्धति की अवधारणा ये बताती है मार्क्स के अनुसार कि एशियाई देशों में एक डिस्पोटिक स्टेट है और एक सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटी है, और दूसरे अर्थों में ऐसे समाज में कोई भी सामाजिक क्रांति नहीं होती और परिवर्तनशील नहीं है। तो ये जो एशियाई उत्पादन पद्धति की अवधारणा है उसको कॉमरेड शरद पाटिल उसका खंडन करते हैं। उसमें बता दी कि भारत और अन्य जितने एशियाई देश हैं उसमें भी सामाजिक क्रांतियां हुई हैं, क्योंकि ये जो एशियाई उत्पत्ति पद्धति की अवधारणा है मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विरोध में जाती है। यदि आप ये मानते हैं कि हर चीज परिवर्तनशील है, तो फिर आपको मानना कि हर समाज में क्रांति होती है, उसके क्रांति होने के आधार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो एक प्रकारांतर से
बहुप्रवाही ऐतिहासिक भौतिकवाद की स्थापना के माध्यम से कॉमरेड शरद पाटिल मार्क्स की जो यूरोसेंट्रिक सोच है, मार्क्सवाद का जो चिंतन है एक यूरोपीय समाज से पैदा हुआ, तो उसका जो भारत यूरोप से इतर जो देश है उसकी एक अपनी जो डायनामिक्स है, उसमें जो आंतरिक परिवर्तन हुए हैं, उसको समझने के लिए कॉमरेड शरद पाटिल ने ये बहुप्रवाही ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा प्रस्तुत की। और इस संदर्भ में उन्होंने जो पारंपरिक मार्क्सवाद की आदिम साम्यवाद की जो अवधारणा है कि आदिम समाज में एक वर्गविहीन समतामूलक समाज था, क्योंकि उसमें अतिरिक्त उत्पादन नहीं था, इसलिए वर्ग नहीं थे, इसलिए वह समता पर आधारित समाज था। इस आदिम साम्यवादी समाज की अवधारणा को प्रश्नांकित करने का काम कॉमरेड शरद पाटिल ने किया। उनका ये कहना है कि भारतीय संदर्भ में जब हम वर्ण जाति के ऐतिहासिक भौतिकवाद पर को लागू करते हैं तो पहला जो समाज है जिसको वो स्त्री सत्ता प्रगण समाज कहते हैं, वो समाज में भी विषमता थी। वह उस समाज में स्त्री राजनीतिक जो सत्ता थी स्त्री के हाथ में थी, वो पुरोहित भी थी, और जो पुरुष था वह उसके अधीन था। तो वहां पर एक आर्थिक विषमता नहीं थी, लेकिन सामाजिक और लैंगिक विषमता थी। तो ये इसलिए कॉमरेड शरद पाटिल बार बार ये जोर देते हैं कि जब हम एक साम्यवादी आदर्श समाज की जो पारंपरिक मार्क्सवाद की कल्पना है, वो एक प्रकार से इस आदिम साम्यवाद को एक नए स्तर पर पुनर्प्राप्त करने की परिकल्पना है। तो शरद पाटिल इसको प्रश्नांकित करते हैं कि हमें कहीं जो एक आदर्श समाज है, वर्ग विहीन, जाति विहीन, लिंग विहीन समाज है, वो हमको कहीं अतीत में नहीं मिल सकता। तो इसके लिए वो बुद्ध के जो संघ है, उस संघ को एक आदर्श समाज के रूप में देखते हैं, और उस संघ की जो लोकतांत्रिक पद्धति है, तो यदि हमको साम्यवादी समाजवाद की बात नहीं कर रहा, साम्यवादी समाज की बात कर रहा हूं, जो कि समाजवाद के बाद में जो साम्यवादी समाज की बात मार्क्स करते हैं, तो ऐसा समाज हमको पीछे जाकर नहीं मिला। उसके लिए वो बुद्ध के संघ को का अध्ययन करने के लिए हमको प्रेरित करते हैं कि वहां से हमको मिल सकती है स्त्री समानता और आर्थिक और राजनीतिक समानता की बात भी मिल सकती है। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक योगदान है कॉमरेड शरद पाटिल का। ये जो जाति अंत की जनवादी क्रांति है, उस क्रांति को संपन्न करने के लिए, और उन्होंने जो योगदान दिया है कि दो प्रकार की उत्पादन पर स्वामित्व, उत्पादन पर नियंत्रण, ये दो भिन्न भिन्न प्रकार की अवस्थाएं हैं। उत्पादन पर स्वामित्व न होने के बावजूद भी, जैसे भारतीय सामंतवादी समाज में जो सामंत जातियां हैं, उसमें ब्राह्मण और जितने सैनिक लश्करी वर्ग वो जो बोलते हैं, वो जमीन के मालिक नहीं थे, जमीन के मालिक किसान थे। फिर भी उनका उत्पादन पर नियंत्रण था, इसलिए वो इस देश के जो भूमिहीन और जो शेतकरी है, किसान है, उनका शोषण करते थे। और जो नियंत्रण पर आधारित उत्पादन प्रणाली होती है, वह जो एक्स्ट्रा इकोनॉमिक जो चीजें हैं, धर्म, संस्कृति, इसका ज्यादा उपयोग करती है अपने शोषण को। इस पे तो वो विचारधारा जो आइडियोलॉजी है, उन आइडियोलॉजीज को पैदा करके अपने शोषण को स्थायित्व प्रदान करती है। तो ये जो कॉमरेड पाटिल का यह जो योगदान है, वो मेरी नजर में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और कॉमरेड पाटिल को एक जब दार्शनिक के रूप में हम देखते हैं, और उन्होंने जो भारतीय दर्शन का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, उसमें जो देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय का जो विभाजन है कि जिसमें वो भौतिकवाद
और चैतन्यवाद, इस आधार पर भारतीय दर्शन का विभाजन करते हैं। और देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने दर्शन के मूल्यांकन के लिए जो निकष दिए हैं, कसौटियां दिए हैं, वो धर्मनिरपेक्षतावाद, वैज्ञानिक चिंतन और साइंटिफिक टेम्पर। इसके संबंध में कॉमरेड शरद पाटिल कहते हैं कि ये बुर्जुआ आइडियल्स है। किसी भी दर्शन का मूल्यांकन समता के कसौटी पर होना चाहिए कि कौन सा दर्शन किस समता के विचार को कितना पुष्ट करता है, और इस आधार पर वे दिखाते हैं कि किस प्रकार भारतीय दर्शन में जो संघर्ष हुआ है वो जाति की अवधारणा को लेकर हुआ है, और न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और मीमांसा, जिनको कि देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने भौतिकवादी दर्शन कहा है, वो भौतिकवादी दर्शन नहीं है। भौतिकवादी दर्शन के लिए कुछ चीजें जरूरी होती है मेरी नजर में, कि पहली तो उसकी एक तत्व मीमांसी स्थापना होती है कि जड़ तत्व या मैटर वो परम सत्य है और चेतना उस जड़ तत्व का बाय प्रोडक्ट है। ये पहली उसकी भौतिकवाद की जरूरत है, उसकी रिक्वायरमेंट है, वो पहली उसकी थीसिस है। दूसरी थीसिस ये ज्ञान मीमांसीय थीसिस हम उसको कह सकते हैं कि जो वस्तु है वह उसका अस्तित्व ज्ञान से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड वो एग्जिस्ट करती है। और तीसरी कॉस्मोलॉजिकल थीसिस है, विश्वमूलक प्रस्थापना है कि यह जगत यांत्रिक नियमों से परिचालित है, इसको नियंत्रित करने वाली कोई पारलौकिक सत्ता नहीं है, इसका कोई अंतिम प्रयोजन नहीं है। तो इन कसौटियों पर हम देखें तो मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, ये भौतिकवादी दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि किसी न किसी वो प्रयोजन वो टीलियोलॉजिकल है, मानते कि जगत का एक अंतिम लक्ष्य है। और मीमांसा दर्शन निरीश्वरवादी होते हुए भी जाति व्यवस्था का घनघोर समर्थक। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन और बौद्ध दर्शन में जो सामान्य को लेकर, यूनिवर्सल को लेकर जो संघर्ष हुआ है, कॉमरेड शरद पाटिल ने उसकी विशद विवेचन किया है कि जो जाति सामान्य है, कास्ट, तो जो वस्तुवादी दार्शनिक हैं, रियलिस्ट है, जैसे न्याय, वैशेषिक, मीमांसक, वो मानते हैं कि जो यूनिवर्सल है, जैसे सभी गायों में जो सामान्य तत्व है गौत्व, गायपन, जिसको हम यूनिवर्सल कहते हैं, तो ये जो यूनिवर्सल है वो वस्तु में रहता, ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, वस्तुनिष्ठ सत्य है। और इस संदर्भ में ये मानते हैं कि जो ब्राह्मणत्व है, क्षत्रियत्व है, ये सब जो कास्ट यूनिवर्सल है, वो उसका ज्ञान हमको प्रत्यक्ष से होता है। तो ये कॉमरेड शरद पाटिल का ये तर्क है कि ये जो वस्तुवादी जो ज्ञान मीमांसा है, इन तथाकथित भौतिकवादी दर्शनों की जो ज्ञान मीमांसा है, वस्तुतः वो जाति को रियल बनाने के लिए, जाति व्यवस्था का समर्थन करने के लिए उसका निर्माण हुआ था। और इसलिए बौद्धों को, बौद्ध दार्शनिकों, दिंगनाथ, धर्मकीर्ति को अपनी तत्व ज्ञान मीमांसा में बदलाव करना पड़ा, और उनको ये कहना पड़ा कि जो सामान्य है, जिसको हम यूनिवर्सल कहते हैं, वो केवल काल्पनिक है, वो कल्पना की उपज है, उनका कोई ऑन्टोलॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो ये जो भारतीय दर्शन में वैचारिक संघर्ष हुआ है, वो कैसे जाति के समर्थन और जाति के विरोध के रूप में हुआ है, इस पर कॉमरेड शरद पाटिल ने जो चिंतन प्रस्तुत किया है, वह भारतीय समाज, इतिहास और संस्कृति को समझने के लिए आवश्यक है। यदि आप ये मानते हैं कि वर्ग ही एकमात्र शोषण शासन की संस्था है, तो भारतीय इतिहास में जो जाति और वर्ण को लेकर जो संघर्ष हुए हैं, और वर्तमान समय में हमें हमारे सांस्कृतिक संघर्ष के लिए हमें किस प्रकार के प्रतीकों की, जैसे बुद्ध ने जो भारतीय इतिहास में क्रांति की है, यदि हम वर्ण को एक
सुपरस्ट्रक्चर मानेंगे, उसको एक अधिरचना मानेंगे, तो बुद्ध ने जो भारतीय इतिहास में क्रांति की है, कॉमरेड शरद पटेल के अनुसार पंचधम्म के व्याख्यान के माध्यम से मेंढक श्रेष्ठी ने देखा कि उसने अपने गुलामों को मुक्त किया, उसके कारण उनके उत्पादन कई गुना बढ़ गया था। तो इस बात को देखकर तथागत बुद्ध ने पंचधम्म का प्रार्थना की और गुलामों की मुक्ति की बात की। तो बुद्ध ने किस प्रकार वर्ण व्यवस्था अंतः क्रांति का नेतृत्व किया, इस बात को हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए वर्ण, जाति और लिंग, ये जो इनको हमको एक उत्पादन की प्रणाली के रूप में हमको देखना होगा, तब जाकर हम भारतीय जो यथार्थ है, जो जाति, वर्ण और लिंग पर आधारित समानताएं हैं, उसके खिलाफ हम एक क्रांति कर पाने में सफल होंगे। और क्रांति के सफल होने के लिए उन्होंने मानसिक परिवर्तन पर बल दिया और उसके लिए उन्होंने जो सबकॉन्शियस मनुष्य के अवचेतन मन को परिवर्तन करने के लिए जो वैचारिक प्रबोधन है, उसके लिए उन्होंने कहा कि जब तक मनुष्य का आंतरिक मन अवचेतन नहीं बदलता है, तब तक क्रांति का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ये जो उनका वैचारिक योगदान है ये भारतीय लोकतांत्रिक क्रांति के लिए, और इसमें जब उन्होंने क्रांति के वैनगार्ड की बात की, जाति अंत की क्रांति का वैनगार्ड खुद होगा, तो जो दलित हैं और विशेषतः जो भूमिहीन दलित है और छोटे किसान हैं, ये मुख्य भूमिका में होंगे, और जो मजदूर है वो उनके सहयोग की भूमिका में होंगे। तो ये जो वैनगार्ड का रिकॉन्सेप्चुअलाइजेशन है, मुझे लगता है कि वह भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो मैं इतना ही कहकर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय भीम, लाल सलाम।